हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। देखिए, अभी जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन है पार्ट 9 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 66 जो कि है पब्लिक सर्विस, जिसे हम जन सेवा भी कहते हैं। पब्लिक सर्विस को या आप लोक सेवा कह सकते हैं। तो आज के चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे ऑल इंडिया सर्विस क्या होता है। ऑल इंडिया सर्विस के बाद हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल सर्विस क्या होता है और स्टेट सर्विस क्या होता है। उसके बाद हम इसके रिक्वायरमेंट और सर्विस कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम सेफ गार्ड और जो सेफ गार्ड है सिविल सर्वेंट के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज और अदर जो प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एसएससी है, रेलवे है, एनडीए है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको हेल्पफुल नजर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको जैसे ओवरव्यू बता दिया है कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। पब्लिक सर्विस क्या है, हमारी कंट्री में कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो देखिए, अगर हम अपनी कंट्री में अगर बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर जो पब्लिक सर्विस डिवाइड किया गया है वो 3 कैटेगरी के अंदर में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑल इंडिया सर्विस, जिसे हम अखिल भारतीय सेवा भी कहते हैं। दूसरा है सेंट्रल सर्विस, जिसे हम केंद्र सेवा कहते हैं, मतलब सेंट्रल लेवल पे जो सर्विसेज दी जाती हैं। तीसरा आता है हमारे पास स्टेट सर्विस। स्टेट सर्विस में क्या आपको देखने को मिलेगा, राज्य सेवा देखने को मिलेगा। अब देखिए, अगर हम स्टेट सर्विस की बात करते हैं तो अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 सर्विस आपको देखने को मिलेगा। पहला आईएएस, बहुत से एस्पिरेंट का सपना होता है कि वो आईएएस जैसी जॉब सर्विसेज करे। दूसरा आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरा आपको देखने को मिलेगा आईएफएस। आईएफएस, यहाँ पे आईएफएस का मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसको आप यहाँ पे रखिएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। तो ये जो तीनों सर्विस हैं वो आपको सेंट्रल लेवल पे देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिए, अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं, इधर सेंट्रल और इधर आपको देखने को मिलेगा स्टेट। तो सेंट्रल लेवल पे जो आपको सर्विस देखने को मिलेगा वो कौन कौन सा देखने को मिलेगा, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस पहला। दूसरा सेंट्रल हेल्थ सर्विस, फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन सर्विस, फोर्थ सेंट्रल लीगल सर्विस, फिर आपको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, इंडियन ऑडिट सर्विस आपको देखने को मिलेगा। ये भी किसके अंदर में आते हैं, सेंट्रल के अंदर में आते हैं। मतलब आप ये समझिए कि सेंट्रल के अंदर अगर हम बात करें, इन प्रेजेंट टाइम के अंदर में 62 ग्रुप में हमने जो ए कैटेगरी के यानी कि ए सेंट्रल सर्विसेज, उसको हमने क्या कर रखा है, इसके अंदर हमने मेंशन कर रखा है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको सेंट्रल सर्विस के नाम याद रख सकते हैं, जैसे भी मैंने बताया कि सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, सेंट्रल हेल्थ सर्विस हो गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सर्विस हो गया, सेंट्रल लीगल सर्विस हो गया, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस हो गया, सेंट्रल इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस हो गया, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस हो गया, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस हो गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्विस हो गया, इंडियन पोस्टल सर्विस हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस जिसमें हम कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स की बात करते हैं, इंडियन स्टैटिकल सर्विस हो गया, ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस, रेलवे पर्सनल सर्विस। ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, सेंट्रल सर्विस के अंदर में आती है। फिर देखिए, अगर बात करते हो जो हमारा स्टेट सर्विस आता है, जिसे हम राज्य सेवा कहते हैं, राज्य सेवा के अंदर जो हमने डिवाइडेड कर रखे हैं उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे सिविल सर्विस, पुलिस सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, एग्रीकल्चर सर्विस, मेडिकल सर्विस, वेटरनरी सर्विस, फिशरी सर्विस, जुडिशियल सर्विस, पब्लिक हेल्थ सर्विस, एजुकेशनल सर्विस, कोऑपरेटिव सर्विस, रजिस्ट्रेशन सर्विस, सेल्स टैक्स सर्विस,
जेल सर्विस, सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलेगा, स्टेट सर्विस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखिए मोस्ट ऑफ द जो ग्रेड्स की बात करते हैं, सेंट्रल सर्विस के अंदर आपको ए देखने को मिल जाएगा, सर्विस ग्रुप बी देखने को मिलेगा, ग्रुप सी सेंट्रल सर्विस देखने को मिलेगा। या हम बात करते हैं जैसे कि क्लियरिकल जो पर्सनल है वो किसके अंदर आता है, वाइल ग्रुप डी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम ग्रुप सी और डी की बात करते हैं तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉट गैजेटेड ग्रुप देखने को मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के अंदर में आपको कौन कौन से सर्विस देखने को मिलेंगे, स्टेट के अंदर आपको कुछ ऑल इंडिया सर्विसेज भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमारा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे सर्विसेज इंक्लूड होती है। तो ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलेगा, स्टेट सर्विस, सेंट्रल सर्विस और ऑल इंडिया सर्विसेज में। अब देखिए बात करते हैं किसके अंदर, सबसे पहले हम ऑल इंडिया सर्विस की बात करते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस के अंदर आपको 3 सर्विसेज देखने को मिलेगा, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ये हमारी 3 जो सर्विसेज है ये आपको देखने को मिल जाएगा ऑल इंडिया सर्विसेज के रिगार्डिंग में। फिर देखिए अगर बात करते हैं कि आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को हमारी कंट्री के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज में जो ऐड किया गया था वो किया गया था 1966 में। अगर हम सेंटर की बात करते हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट के साथ होगा वो मिलकर के क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करता है। यानी कि देखिए स्टेट अगर कोई कानून बनाएगा तो वो केंद्र के परामर्श के यानी कि कंसल्टेशंस के बेस पे वो क्या करेगा, कानून बनाने का काम करेगा। सेंटर रिक्वायर्ड किट की बात यानी कि जो केंद्र है या हम केंद्र और यानी कि सेंट्रल और स्टेट की बात करते हैं तो उसमें जो कैडर होते हैं, कैडर में काम करने के लिए जो भी मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है या जो मेंबर्स जो सदस्य की रिक्वायरमेंट होती है उनकी भर्ती के लिए क्या लिया जाता है, एग्जाम्स लिए जाते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया और आपका सिलेक्शंस अगर आईएएस में होता है या आईपीएस में सिलेक्शंस होता है तो आईएएस की ट्रेनिंग आपको मसूरी में जाके लेनी पड़ेगी जो लवासना है, और आईपीएस की अगर ट्रेनिंग होती है तो 3 महीने फाउंडेशंस को ट्रेनिंग जो कि लवासना में होती है उसके बाद आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ पे, जो हैदराबाद के अंदर आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे। तो जो भी स्टेट के अंदर जो मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एग्जाम के द्वारा, ट्रेनिंग्स के द्वारा क्या उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है, वहां पे काम के लिए उन्हें भेजा जाता है। जैसे कि अगर आप आईएएस के पोस्ट पर अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो आप स्टेट के अंदर में जाकर के काम करेंगे, लेकिन आप स्टेट के अंदर में काम करेंगे लेकिन आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करेंगे, लेकिन अगर आपकी अथॉरिटी काउंट होगी तो सेंट्रल के लिए काउंट होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट जो अपने लिए जो सर्विसेज चुनता है वो पीसीएस के द्वारा क्या करता है, अपने लिए ऑफिसर्स को चुनता है। यानी कि हर एक स्टेट में आपको पीसीएस देखने को मिल जाएगा। तो जो अगर हम आईएएस आईपीएस की बात करते हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, वो सेंट्रल की तरफ से स्टेट में सर्विस दे रहे होते हैं और स्टेट अपने लिए जो ऑफिसर्स चुनते हैं या जो मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं उनके लिए क्या करता है, पीसीएस जैसे एग्जाम कंडक्ट करा के ट्रेनिंग दे करके वो क्या करता है, अपने लिए मेंबर्स को चुनता है। दे वर्क इन सेंटर और ऑन डिप्यूटेशंस फॉर फिक्स्ड टेन्योर। अगर हम बात करते हैं जो भी संटेन की बात करते हैं तो वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनका क्या होता है, उनका एक फिक्स टेन्योर के लिए काम करते हैं, एक निश्चित कार्यकाल के लिए काम करते हुए, निश्चित कार्यकाल यानी कि जो उनका टाइम पीरियड होते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, प्रतिनियुक्ति पर केंद्र में वो रह करके काम करते हैं। मतलब जो सेंट्रल ऑफिसर मतलब जो ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं उनका एक काम कर मतलब जो उनकी सर्विसेज टेन्योर होती है वो फिक्स होती है, जैसे 36 साल तक के लिए। मान लीजिए किसी का सिलेक्शन अगर 26 ईयर में हो रहा है आईएएस में तो वो क्या करेगा, 26 से लेकर के जो जब सर्विस में जाएगा तो 36 साल तक के एज के लिए मतलब 36 साल तक वो क्या करेगा, अपनी सर्विसेज देता रहेगा। तो मतलब ये एग्जांपल से बता रहा हूँ, ये टाइम जो सर्विसिंग टेन्योर ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसे समझ के चलिए कि उनकी जो काम करने का जो टेन्योर होता है वो फिक्स होता है। फिर अगर हम इनकी सैलरी अलाउंसेस कंडीशंस ऑफिसर्स की बात करते हैं तो ये तो उन्हें क्या है कंट्री के अंदर प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देखो, आईपीएस को देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा कि डीएम हो गया या जो आईपीएस ऑफिसर्स है उनको बाकायदा गवर्नमेंट हाउस प्रोवाइड कराती है, जो भी अलाउंसेस होती है जैसे आने जाने की फैसिलिटी के लिए उन्हें कार देना, घर देना, तो ये सारी चीजें वो क्या कराती है, प्रोवाइड कराती है। डिसिप्लिन फिर बात करते हैं अनलिमिटेड कंट्रोल्स लाइंस विद सेंटर वाइल द इमीडिएट कंट्रोल
इज विद स्टेट, मतलब इसका क्या है, जो अंतिम नियंत्रण होता है, जो लास्ट जो कंट्रोल्स होता है वो किसके पास होता है, सेंट्रल के पास होता है। और स्टेट जबकि क्या है, उसको बस टेम्पोररी टाइम के लिए, इमीडिएट टाइम के लिए उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आईएएस या हम आईपीएस की बात करते हैं तो उसको स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, वो बस ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इनका ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो उस पर जो अंतिम का लास्ट कंट्रोल होता है उनके ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स में, वो किन का होता है, सेंट्रल का होता है। उनके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन लेना हो, जैसे कि अगर बात करते हो जो अनुशासनात्मक यानी कि जो डिसिप्लिनरी के अगेंस्ट में अगर उनको कार्रवाई करना हो तो वो किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल के द्वारा किया जाता है, ना कि स्टेट के द्वारा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सेंट्रल ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं तो उनका जो लास्ट कंट्रोलर होता है वो सेंट्रल होता है, ना कि स्टेट। इसलिए आईएएस आईपीएस के पास, जो कि एक ब्यूरोक्रेट्स के तरीके से काम करते हैं, उनके पास थोड़ी सी ज्यादा पावर देखने को मिलती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उनको सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर सकती है, ना कि सस्पेंड कर सकती है। लेकिन अगर स्टेट अपने मेंबर्स को चुन रही है, यानी कि अगर मान लीजिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा स्टेट अपने मेंबर्स को अपॉइंट करती है एग्जाम के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, तो तब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको सस्पेंड कर सकती है। उसको हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। अब बात करते हैं जो सेंट्रल सर्विसेज होते हैं। सेंट्रल सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें जो एक्सक्लूसिव जुडिक्शन देखने को मिलेगा वो किसके अंडर में किसका देखने को मिलेगा, सेंट्रल का देखने को मिलेगा। तो इसमें जो कैटेगराइज जो डिवाइडेड किया गया, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ग्रुप ए बी सी डी सर्विसेज में उसको क्या कर दिया है, डिवाइडेड कर दिया है। अब जैसे हम ग्रुप ए की बात करते हैं तो इसमें जो इंक्लूडेड है इंडियन फॉरेन सर्विस, ये ग्रुप ए में डिवाइडेड है। इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये भी ग्रुप ए में डिवाइडेड है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ये भी आपको किस में देखने को मिलेगा, ग्रुप ए में देखने को मिल जाएगा। अगर हम मोस्ट ऑफ ग्रुप ए सर्विसेज की बात करते हैं तो वो आपको क्रॉसपॉन्डिंग देखने को मिलेगा ग्रुप बी सर्विस वेल के मुकाबले में। मतलब कि ये समझिए कि अगर हम बात करते हैं जो अधिकांश जो ग्रुप ए है, ए की सेवा में से जो संबंधित ग्रुप है वो बी सेवा में भी होती है। फिर देखिए बात करते हैं जो ग्रुप ए और जो ग्रुप बी की सर्विसेज है वो क्या होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो ग्रुप सी की सर्विसेज होती हैं वो क्या रहता है, क्लियरली पर्सनल आपको देखने को मिल जाएगी। और ग्रुप जो डी रहती है वो किसके रहते हैं, मैनुअल जो प्रश्न होते हैं उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप हिंदी में देख लें तो जो ग्रुप सी की जो सेवाएं होती है वो लिपिक कार्मिक शामिल होते हैं, और जबकि अगर हम ग्रुप डी की बात करते हैं तो उसमें आपको मैनुअल कार्मिक जो शामिल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम स्टेट सर्विस के बारे में। तो स्टेट सर्विस के अंदर जो एक्सक्लूसिव जुडिक्शंस देखने को मिलेगा वो स्टेट का ही देखने को मिलेगा। तो उसमें जो पोजीशंस जो देखिए इसमें जो होल्ड किया जाता है, जो इसमें पोस्ट रखी जाती है, लोअर पोजीशंस देन द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इन इंडिया स्टेट। मतलब क्या है कि देखिए जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके अंडर में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो उनकी पोजीशंस होती है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट होके आते हैं तो वो किसके अंडर में काम करेंगे, तो ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स के अंडर में उनके छोटे से पोजीशंस पे बैठ के काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं और आपकी रैंक आईएएस में आती है, तो आप जब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपकी पहली पोस्ट जो स्टेट के अंदर में आपकी जो पहली पोस्टिंग होगी वो एसडीएम के तौर पे होगी। लेकिन वही कोई अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे करके आता है तो बाकायदा किसके अंदर में बैठ के काम करेगा, एसडीएम के अंदर में काम करेगा। तो जब आप आईएएस के पोस्ट पे एसडीएम के पोस्ट जाकर के काम कर रहे हैं, आईएएस सिलेक्शन होने के बाद आप एसडीएम के तो आपको 5 साल लगेगा। 5 साल के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, प्रमोशन होकर के डीएम के पास। और ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस का कमीशन जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके आ रहा है तो वो 5 साल के बाद किस पे होगा, एसडीएम पे जा करके पोस्टेड होगा। आप ये समझिए कि जहां पे यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद जिस कैंडिडेट को 5 साल में डीएम मिल जाता है, डीएम बन जाते हैं, वहीं पे एक एसडीएम ऑफिस मतलब जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करके एग्जाम क्वालिफाई करके आता है तो उसकी जो लास्ट पोस्टिंग होती है, यानी कि जो लास्ट प्रमोशन होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे ही होता है। उसके बाद वो रिटायर कर जाते हैं। लेकिन जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके जाओगे तो 5 साल के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट मिल जाएगा अगर आपका रैंक आईएएस के अंदर में आता है तो। फिर देखिए मोस्ट ऑफ स्टेट जो सर्विसेज होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस देखने को मिलेगा, पुलिस सर्विस देखने को मिल जाएगा, फॉरेस्ट सर्विस देखने को मिल जाएगा, जुडिशियल सर्विस आपको देखने को मिल जाएगा।
स्टेट अगर सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें जो कैटेगरीज है वो उसी तरीके से डिवाइड किया गया है जैसे ABCD, या हम क्लास 1 2 3 4 सर्विसेज में इसको डिवाइड किया गया है। ग्रुप A और B की बात करते हैं तो इसमें जो सर्विसेज है वो आपको गैजेटेड ऑफिसर्स देखने को मिल जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम ग्रुप C और D की बात करते हैं तो उसमें आपको क्या नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज आपको देखने को मिलेंगे। ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 की अगर बात करते हैं तो इसमें जो स्पेसिफिक रिजर्वेशन दिया जाता है वो मैक्सिमम कितना दिया जाता है 33%, 33.33% टोटल जो दिया जाता है किसमें, ऑल इंडिया पोस्टेज, जो कि फुलफिल उसमें की जाती है प्रमोशंस और ऑफिसर्स फ्रॉम किसी स्टेट सर्विसेज में। अगर हम इसके प्रमोशंस की बात करते हैं मेरे जो रिकमेंडेशंस दिया जाता है वो जो सिलेक्शंस कमेटी होता है जो कि प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है किसके द्वारा, यूपीएससी चेयरमैन और उनके मेंबर्स के द्वारा। तो इसमें आपको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी देखने को मिल जाएगा किसके लिए, पब्लिक सर्विस के लिए। आर्टिकल 308 से आर्टिकल 3014 तक की बात करते हैं हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 14 के अंदर, वो किसके रिगार्डिंग में बात करता है, पब्लिक सर्विस के रिगार्डिंग में बात करता है। आर्टिकल 308 की बात करते हैं वो क्लियरलीफाई करता है किसके लिए, जो कि नॉट अप्लाई होता है जम्मू कश्मीर के अंदर में। अब देखिए यहाँ पे अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम में क्या है नोट्स मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से इजीली नोट्स बना सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं रिक्वायरमेंट और इनके सर्विसेज कंडीशंस के बारे में। तो आर्टिकल 309 क्या कहता है, आर्टिकल 309 के अंदर में मेंशन है कि इनकी जो एम्पावर है पार्लियामेंट और स्टेट, यहाँ पे जो लेग लिखा है, लेग का मतलब स्टेट लेजिस्लेचर है, तो वो क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट का मतलब होता है उसको बदल सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं जो भी रिक्वायरमेंट और कंडीशंस है पब्लिक सर्वेंट अंडर स्टेट और सेंट्रल के लिए। फिर देखिए अगर हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशंस की बात करते हैं वो इम्पोज कर सकते हैं जो भी रिस्पॉन्सिबल है, रिस्ट्रिक्शंस है किसके लिए, फंडामेंटल राइट ऑन पब्लिक सर्वेंट के लिए। उनके अगर हम टेन्योर ऑफ ऑफिसेस की बात करते हैं यानी कि उनका जो समय काल होता है, कार्यकाल होता है, तो वो मेंशन आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल 3010 में। तो जो स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं या हम सेंट्रल सर्विसेज की बात करते हैं जैसे डिफेंस सर्विस या ऑल इंडिया सर्विसेज में, तो वो कितने साल तक वो कर सकते हैं, तो वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट के इच्छा के अनुसार वो क्या कर सकते हैं, पोस्ट पर बैठ करके काम कर सकते हैं यानी कि सर्विसेज दे सकते हैं। फिर मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो वो स्टेट के गवर्नर के इच्छा के अनुसार यानी कि अगर बात करते हैं तो गवर्नर राज्यपाल की मर्जी के अकॉर्डिंग तक, जब तक गवर्नर की मर्जी है तब तक वो बैठ करके ऑफिस में बैठ करके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं या गवर्नर की बात करते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेमेंट ऑफ जो भी कंपनसेशंस है या अगर बात करते हैं उनकी पोजीशंस की जो कि पब्लिक सर्वेंट है या अबोलिश, या हम बात करते जो पब्लिक सर्वेंट है या उन्हें डिसमिस किया जाता है फॉर पर्सनल फॉल्ट और मिसकंडक्ट। मतलब यदि लोक सेवा का पद समाप्त कर दिया जाता है या यदि लोक सेवा यानी कि जो पब्लिक सर्विस है उसको बिना किसी व्यक्तिगत गलती या कदाचार मतलब जो मिसबिहेवियर होते हैं, जो एबोलिस्ट की बात करते हैं के लिए अगर सस्पेंड कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति या जो गवर्नर है उसको मुआवजे के भुगतान के लिए एक अनुबंधन प्रदान करेगा। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं सेफ गार्ड ऑफ सिविल सर्वेंट, जो भी सिविल सर्वेंट हैं उनको क्या क्या सुरक्षाएं मिलती है। आर्टिकल 311 में ये बात मेंशन की गई है कि जो स्टेट के जो सिविल सर्वेंट है उन्हें डिसमिस नहीं किया जा सकता है, उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता है बाय सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी के द्वारा। फिर जो सिविल सर्वेंट है उनको कैन नॉट, उनको डिसमिस या रिमूव नहीं किया जा सकता है विदाउट किसी इंक्वायरी और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर उन्हें सस्पेंड किया जाता है तो उस पर क्या होगा, पहले इंक्वायरी बैठाई जाएगी कि क्यों उन्हें सस्पेंड किया जाए। मतलब आप ये समझ लीजिए इन शॉर्ट कि बिना इंक्वायरी के उन्हें सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए बात करते थे अबव सेफगार्ड आर नॉट अवेलेबल टू मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विस, यानी कि अगर बात करते हैं ये जो दो आपको सर्विसेज देखने सेफगार्ड मिलेंगे ये डिफेंस मेंबर्स के पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो सिविल सर्वेंट है स्टेट के और सेंट्रल पे उन पे ही यानी कि अगर बात करते जो अवेलेबल होता है, लेकिन डिफेंस सर्विस पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, यानी कि उनके लिए ये उपलब्ध नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते तो आर्टिकल 312 के अंदर में क्या है, कुछ चीजें रखी गई हैं ऑल इंडिया सर्विसेज के रिगार्डिंग में। जैसे पार्लियामेंट क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है ऑल इंडिया सर्विसेज। यदि राज्यसभा में ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है 2/3 मेजोरिटी के द्वारा, तो वहां पे क्या है ऑल इंडिया सर्विसेज को क्या कर एक नया ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने 1966 में
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को क्या किया था, ऐड किया था। पार्लियामेंट रेगुलेट कर सकता है रिक्वायरमेंट और उसकी जो भी कंडीशंस है सर्विसेज की। फिर देखिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में किया गया था, उसमें वो किसके लिए किया गया था, ऑल इंडिया जो जुडिशियल सर्विस है उसके रिगार्डिंग में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो सर्विसेज है कुड बी क्रिएट और पोस्ट जो इक्विवेलेंट है वो डिस्ट्रिक्ट जज एंड अबव विद अ लॉ ऑफ द पार्लियामेंट नॉट रिक्वायरिंग एनी फर्दर अमेंडमेंट। मतलब 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था उसमें जो इंडियन जुडिशियल सर्विसेज है के लिए ये प्रावधान किया गया था कि जहां संसद के कानून के साथ जो डिस्ट्रिक्ट जज है और उनके ऊपर के जो भी पोस्ट के लिए ऐसी सेवा बनाई जा सकती है जिसमें किसी और संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये बात किस में रखी गई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कही गई थी। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने आज पब्लिक सर्विस जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर चलेगा वो कौन सा चलेगा, राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 67। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में आपको कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।